स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये तो नॉर्मल बात है। अप्लाई मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस लगाते कहाँ पर है? प्लानिंग और परफॉर्मेंस में। क्लियर है? कौन सा स्टैंडर्ड है मटीरियलिटी को लेकर के? 320। ठीक है। मटीरियलिटी सिर्फ अमाउंट में नहीं देखते अपन लोग, नेचर में भी देखते हैं। क्लियर है? तो कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि मटीरियलिटी का डिस्कशन जनरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में होता है, जैसे कि शेड्यूल 3 में है कि 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज, अब मुझे याद नहीं आ रहा लोअर या हायर है ना, विच एवर इज लोअर है शायद। तो उससे ऊपर के जो भी अमाउंट आएंगे, जो भी खर्चे होंगे, वो सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी का, जो कि फिर कहाँ पर बोरो होता है? ऑडिट में, कि भैया इससे के ऊपर के मिस स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना? फिर क्या है, प्लानिंग में कैसे यूज आता है ना? तो अपन लोग प्लानिंग के टाइम पे मटीरियलिटी की लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं। ये लिमिट्स दो तरीके से डिसाइड होती हैं। एक तो क्वांटिटेटिवली, कितने अमाउंट के ऊपर के मिस स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा क्वालिटेटिवली, कि भैया ये लेजर्स में तो 100 रुपए की मटीरियलिटी है, 10 रुपए की मटीरियलिटी है। समझ रहे? मतलब जैसे कुछ तो अपन ने इंडिविजुअली देखा कि भैया 1 लाख के ऊपर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट कुछ केसेस में अपन ने बोला कि नहीं, यहाँ पर हम 1-1 लाख नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे भैया 1 रुपए की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 10 रुपए से ज्यादा की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैटर रुपए नहीं है, यहाँ मैटर कुछ और है। क्लियर है? इस सब जजमेंट से क्या होता है, मटीरियलिटी का जजमेंट लेकर के ऑडिटर जो है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्लान बनाता है। फिर रिस्क असेसमेंट मतलब कि आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से रिस्क हैं, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का फिर क्या बनाता है वो, है ना, प्लान। अब देखो, सबसे पहले जब ऑडिटर मटीरियलिटी सेट करता है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये जो मटीरियलिटी को हम सेट करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम बोले इसको कि यार ये तो बिल्कुल एकदम फिक्स टाइप का है, इसके ऊपर सब्जेक्टिव है। ये तो वैसे भी क्या है, एक रीजनेबल लिमिट है जो कि ऑडिटर ने सेट की है कि हाँ यार इतने के ऊपर के मिस स्टेटमेंट्स क्या होंगे, यूजर सह नहीं पाएगा। अरे समझ, तो नॉट अ स्ट्रिक्ट कट ऑफ। सबसे पहली बात तो कि ये कोई स्ट्रिक्ट कट ऑफ नहीं है कि नहीं बस 5 लाख है तो एकदम 4,99,000 अलग है और 5 लाख रुपए अलग है। ऐसा नहीं होता। The initial materiality set in planning is not a fixed limit below which everything is automatically immaterial. तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स लिमिट है और इसके नीचे का सब कुछ जो है वो immaterial है। Certain misstatements could be deemed material due to their nature or circumstances, even when they fall below the initially set level. मतलब कोई चीजों को मटेरियल के लिए नेचर को देख करके भले ही वो मटेरियल जो सेट ऑर्डर सही क्लियर है ना? 1 लाख मटीरियलिटी अपन ने सेट कर रखी है, कुछ लेजर में 10,000 की मिस्टेक है, हमारे लिए वो भी मटीरियल है, क्योंकि वो लेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए इस बात को? इसलिए कोई स्ट्रिक्ट कट ऑफ जैसा नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है। अब मटीरियलिटी डिटरमिन करना इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है। तो अब देखो, रैंडमली ऐसे थोड़ी ना अमाउंट सेट कर लेंगे कि हाँ चलो 1 लाख मटीरियलिटी, चलो 5 लाख। हमको एक्चुअली में यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ता है कि यूजर को ऐसे अमाउंट से शायद फर्क ना पड़े। यूजर को फर्क पड़ता है किससे, कि यार प्रॉफिट इतना डिविएट नहीं होना चाहिए, एसेट इतने डिविएट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना?
अभी जैसे परसों आपको पता है एक खबर आई मार्केट में, इंडसइंड बैंक के शेयर्स 30% गिरे हैं, पता है आपको ये बात? इंडसइंड बैंक इज अ वेरी बिग बैंक, ठीक है ना, उसके जो शेयर्स हैं वो परसों के दिन 30% गिरे, ठीक है। रीजन भी कि उनके अकाउंट्स में कुछ मिसमैच है, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव के कुछ ट्रांजेक्शन उन्होंने किए थे, उसका मिसमैच है, एंड that belongs prior to 1st of April 2024। 1st April 2024 के भी पहले का है वो, आ रहा है समझ? और उसका जो अमाउंट है वो है 1577 करोड़, 1577 करोड़, आ रहा है समझ? विच इज रफली अबाउट 2.3% ऑफ इट्स नेटवर्थ, आ रहा है समझ? दिस इज मटीरियल, क्लियर है ना? इसलिए नहीं कि वो 1500 करोड़ का, इसलिए क्योंकि वो 2% नेटवर्थ है, समझ में आ रहा है? और 1500 करोड़ भी क्या हो सकता था? इमटीरियल, दैट डिपेंड्स, समझ में आ रहा है? इलोन मस्क के लिए 1500 करोड़ वुड मे बी इमटीरियल, ठीक है। चलो, तो नॉट अ स्ट्रिक्ट कट ऑफ, द इनिशियल मटीरियलिटी सेट इन प्लानिंग इज नॉट अ फिक्स्ड लिमिट बिलो विच एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली इमटीरियल, तो हो गया प्रोफेशनल जजमेंट, है ना। तो सबसे पहले ऑडिटर जो है वो कोई एक बेंचमार्क चूज करता है, याद रखना बेटा ये बेंचमार्क पे भी एमसीक्यूज आते रहते हैं। आप प्रॉफिट का परसेंटेज ले लो, रेवेन्यू यानी कि सेल्स का परसेंट ले लो, और या तो फिर आप एसेट्स का परसेंटेज ले लो। ऑब्वियसली प्रॉफिट विल बी लेसर एंड रेवेन्यू एंड एसेट विल बी हायर। तो आमतौर पर ऐसे ले लेते हैं 1% ऑफ सेल या 5% ऑफ प्रॉफिट, इस तरीके से ले लेते हैं, क्लियर है? और ये वही है जो कि शेड्यूल 3 ने भी सेट कर रखा है, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, मटीरियलिटी का बेस, क्लियर है ना? मटीरियलिटी पूरे के पूरे ऑडिट को गाइड करने वाली है, क्यों? देखो आपके पास बेस होना चाहिए ना, आप जब बोल रहे हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये बड़ी गलती है, ये छोटी गलती है, तो बड़ी गलती किस बेसिस पे? मटीरियलिटी ही वो लेवल है जिससे आप किसका अंदाजा लगाएंगे कि गलती बड़ी है कि छोटी। अरे सर 1 करोड़ की गलती बड़ी है कि छोटी है? डिपेंड्स, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 1 करोड़ की गलती अरे बड़ी, समझ में आ रही है बात, लेकिन 1 करोड़ की गलती जो है वो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो है ना, सबसे पहले बेंचमार्क चूज करेंगे, उसका एक परसेंटेज लेंगे, और ये पूरे ऑडिट को गाइड करेगा। और ट्रांजेक्शन कितनी डेप्थ में चेक करने हैं ना, ये भी कौन डिफाइन करेगा? मटीरियलिटी। डेप्थ में कब चेक करेंगे? जब मटीरियलिटी का लेवल क्या होगा? वेरी गुड, आ रहा है समझ? डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्रॉफिट एंड लॉस पे हो सकता है, बैलेंस शीट पे हो सकता है, या प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन हो सकता है। ये सब अलग अलग पैरामीटर हैं जिनको कि यूजर ध्यान में रखता है, और इसीलिए इनको कौन ध्यान में रखता है? ऑडिटर, व्हाइल चूजिंग व्हाट? मटीरियलिटी, क्लियर है? ठीक है ना? तो फिर क्या है, देखो लीगल रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, सम आइटम्स आर मटीरियल बाय लॉ रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, मतलब कुछ आइटम्स जो होते हैं वो इसीलिए मटीरियल होते हैं क्योंकि कानून में वो रिकॉग्नाइज्ड है, रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, क्लियर है? कि अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखो, जैसे शेड्यूल 3 में ये देखो लिखा हुआ है, हायर है, देखो विच एवर 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, ये क्या है? शेड्यूल 3 के हिसाब से ये मटीरियलिटी का लेवल, ये तो ये इसलिए था कि अलग से दिखाना है वो खर्चा, आ रहा है समझ में? तो इसी को उन लोगों ने क्या मान लिया? मटीरियलिटी, आ रहा है समझ में? शेड्यूल 3 में सिर्फ ये लिखा है कि इसको सेपरेटली दिखाना है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ये कुछ एग्जाम्पल है जो शेड्यूल 3 में जिनको बड़ी बात माना गया है, इसी को ध्यान में रख करके क्या करेंगे?
ऑडिटर भी मटेरियलिटी को सेट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? क्योंकि भाई अपन कहाँ से बेस ले, आ रहा है ना समझ में? तो फिर अपन ने ये शेड्यूल 3 से बेस जो है वो उठा लिया। क्लियर है? चलो ये रीड कर लो एक बार, ये वाले 6 पॉइंट्स ये काय के हैं सबकी। हेडिंग के पॉइंट ऑफ से तुम्हें पता होना चाहिए कि हेडिंग और उसके जो पॉइंट्स हैं। क्लियर है? हो गया? हम्म। अब क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। सबसे पहली बात तो ये एक मैटर है प्रोफेशनल जजमेंट का, है ना? तो प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर अपना जजमेंट लगाता है, और वो जजमेंट लगाता है वो यूजर की नीड के बेसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ऑडिटर बताता है कि मटेरियलिटी क्या है, लेकिन एक्चुअली में मटेरियलिटी को वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा? यूजर को कितने अमाउंट के बाद फर्क पड़ने लग जाएगा, उस अमाउंट को वो सोचेगा। क्लियर है ना? अजम्पशंस अबाउट यूजर्स, यूजर्स के बारे में वो अज्यूम करेगा कि यार उनको रीजनेबल नॉलेज तो होगी बिजनेस की, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की। देखो एक चीज समझना, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, समझ रहे? अब किसी को एसेट का मतलब भी नहीं पता तो फिर तो कायदे से अकाउंट्स में वो भी लिखा होना चाहिए। यानी कि जनरल अजम्पशन एक लेवल तक तो मानेगा ना ऑडिटर, तभी तो हम बोलेंगे कि डिस्क्लोजर पूरा है कि नहीं।
आप समझो, अकाउंट्स में उनने बता दिया कि प्रॉफिट इतना है, बस है, यही है डिस्क्लोजर। तो ये प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है, क्योंकि इससे कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में पता नहीं लग रहा। ऑडिट कैसे किया जाता है वो भी लिखना पड़ता है रफ उसमें, मेन रिपोर्ट में जाता है कि ऑडिटर ऑडिट में क्या क्या करता है। पॉइंट ये है कि अकाउंट्स में डिटेलिंग किस लेवल तक जाएगी, जिस लेवल तक यूजर को समझ में आ जाए, क्योंकि अकाउंट्स बेसिकली किसके लिए बन रहे हैं, यूजर के लिए। अब यूजर को समझ में आ जाए, इसके लिए अपन यूजर को कैसा मान रहे हैं, तो अपन ये इन जनरल मान रहे हैं कि हाँ उसको बिजनेस बिजनेस की तो जनरल नॉलेज है, क्लियर है। नहीं तो फिर तो क्या उसमें पूरी बुक छापेंगे अकाउंटिंग की, क्या करेंगे, आ रहा है समझ। तो ऑडिटर जो है वो अजम्पशन लेगा यूजर के बारे में कि यूजर को ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियलिटी लिमिट के हिसाब से बने। इसका मतलब छोटी मोटी गलतियां पॉसिबल हैं, ये बात पता है किसे, यूजर्स। आ रहा है समझ में। यूजर्स जो हैं उनको पता है कि कुछ ऐसे एस्टिमेट्स होते हैं या इवेंट्स, मतलब कुछ चीजें फ्यूचर इवेंट्स पर बेस्ड होती हैं, ठीक है, जो सही से मेजर नहीं किए जा सकते हैं, क्लियर है। और चौथा कि यूजर जो है वो अपने रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो किसके बेसिस पे लेने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको ध्यान में रख करके ऑडिटर जो है वो मटीरियलिटी के बारे में सोचता है। तो आपको ये भी सवाल आ सकता है कि ऑडिटर यूजर के बारे में क्या अज्यूम करता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है मॉड्यूल में या इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह में, सब जगह पर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको बहुत पिन पॉइंट करके लग दिया है, अजम्पशंस अबाउट यूजर, हेडिंग ही ये दे दी है मैंने, क्लियर है। ठीक है। हम्म। है ना। चलो, अच्छा अब देखो पता क्या होता है, इतनी सब्जेक्टिविटी है ना। मान लो मैंने चुना 5 लाख, 5 लाख मटीरियलिटी का लेवल चुना। एक तो अभी अपन लोग इवेंचुअली पढ़ेंगे कि भाई एक मटीरियलिटी का लेवल नहीं हो सकता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर एक चुन भी लो तो भी इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर भी तो देखना पड़ेगा। बहुत रैंडम है ना। मैं ओवरऑल कैसे जज करूं कि कितने का स्टेटमेंट होना चाहिए, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो। जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला कि मटीरियलिटी जो है वो 5 लाख है। अब 5 लाख की मटीरियलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि 5 लाख से ज्यादा की स्टेटमेंट नहीं। तो मैं किसी एक अकाउंट की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं किसकी बात कर रहा कहलाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल मिस स्टेटमेंट 5 लाख से ऊपर का नहीं है ना, यानी प्रॉफिट आपका 5 लाख से इधर उधर नहीं दिख रहा है। तो अभी 5 लाख की मिस्टेक कैसे कैसे हो सकती है, 20-20 हजार हो सकती है अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस 20-20 हजार से काट दो। आप पॉइंट समझ रहे हो ना, कि अगर आपका 5 लाख है ये, तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, तो आपको एक मटीरियलिटी ये भी देखनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर क्या रखनी है। तो मटीरियलिटी दो लेवल पर सिलेक्ट करते हैं अपन, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक इंडिविजुअल लेजर लेवल पे। ये बात अपन बाद में पढ़ेंगे। तो क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि 5 लाख एक बार में थोड़ी ना गलती मिलेगी, फिर तो 4 लाख की सारी गलतियां छोड़ दो तो वो टोटल मिला करके तो वो 40 लाख हो जाए, क्या मतलब, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो।
नहीं आया वाला समझ में? देखो, जब तुम कोई कंपनी का ऑडिट करो, अब ऑडिट जब तुम कर लोगे तो तुम रिपोर्ट दोगे, तो तुम रिपोर्ट दोगे तो कोई एक बेस तो है ना तुम्हारा कि तुम क्या एक तरीके से बोल रहे हो कि कितने से ऊपर के मिस स्टेटमेंट नहीं। मान लो तुमने चुना कि 5 लाख। अब मैं क्या करूँ, मतलब जब मैं एक वाउचर चेक कर रहा हूँ कि हाँ यार ये ट्रांजेक्शन 20,000 का है और मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन छोड़ दे रहा हूँ, तो मैं 5 लाख को कैसे इंश्योर करूंगा? समझ में आ रहा है? रिपेयर का एक लेजर जो है वो 2 लाख का है, कोई एक लेजर 3 लाख का है, कोई 6 लाख का है। तो मैं 5 लाख की ओवरऑल लिमिट कैसे इंश्योर करूंगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं सबकी चेकिंग कर रहा हूँ 100% और मैं गलतियों का टोटल करते जा रहा हूँ, मैं तो कर ही सैंपल बेसिस पे रहा हूँ। आ रहा है समझ में? तो ओवरऑल ये रीजनेबल लिमिट है 5 लाख। ठीक है ना? उसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर थोड़ी कम लेकर के चलूंगा मैं, ताकि इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर 2 लाख का है तो भैया फिर इसमें 10,000 से ज्यादा की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं सैंपल देखूंगा और फिर उसका प्रोजेक्शन कर लूंगा। 10 में से एक गलत मतलब 10% गलत, 2 लाख का लेजर मतलब 20,000 की गलती। पॉइंट समझ रहे हो ना आप? तो इसका मतलब इसमें तो बहुत ही रीजनेबिलिटी है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मान लो 5 लाख से ऊपर की गलती नहीं होगी, है ना? मैंने मटीरियलिटी का लेवल सेट कर दिया। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से अगर डिविएट हो, 5 लाख से ज्यादा डिविएट हुआ तो दैट वुड बी मटीरियल। अब मैं 5 लाख के हिसाब से ही अपना पूरा प्लान बनाऊंगा, कितने वाउचर चेक करने। अच्छा, ये 5 लाख की लिमिट 4 लाख होती तो मैं ज्यादा सैंपल चेक करता। 6 लाख होती तो मैं कम सैंपल चेक करता। तो मैंने ये देखा कि भैया 5 लाख एक लिमिट सेट कर दी कि इतने सैंपल मुझे क्या करना है बेटा, चेक करना है। ये क्लियर है ना? तो जब हम 5 लाख से ज्यादा गलती नहीं होगी इसका एक तरीके से गारंटी टाइप दे रहे हैं, और मान लो कि हमने 5 लाख के हिसाब से मान लो 10 वाउचर निकलते हैं, 10-10 वाउचर चेक किए। जब हम पहुंचे सेल्स पे तो हमने देखा कि अरे यार ये सेल्स तो इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ रिकॉर्ड कर रखी है। ध्यान से समझना, पूरी बात कनेक्ट होगी। ठीक है, अब वो जब गड़बड़ कनेक्ट कर रखी है तो क्या हुआ, कि हमने बोला ये सेल्स को चेंज करो। सेल्स चेंज हुई, प्रॉफिट चेंज हो गया। अब प्रॉफिट अगर चेंज हो गया और वो मान लो कि 5 लाख से ज्यादा का है, मूवमेंट चेंज जो है वो 5 लाख से ज्यादा का है, तो ऑडिटर का पूरा प्लान बिगड़ गया। समझना, मैंने प्लान बनाया था 5 लाख के हिसाब से, और वो 5 लाख मैंने किसके हिसाब से डिसाइड कर रखा था, प्रॉफिट के हिसाब से। अब तो मेरा प्रॉफिट ही चेंज हो गया, इसका मतलब मेरी तो मटीरियलिटी ही चेंज हो गई। और अगर मेरी मटीरियलिटी ही चेंज हो गई तो मेरे को तो वापस से पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10-10 वाउचर चेक कर रहा था। अब मान लो कि उल्टे साइड गया वो, कि मुझे कम करने थे मैंने ज्यादा कर लिए, तो कोई इशू नहीं। बट अगर मान लो कि प्रॉफिट में ऐसा चेंज आया कि अगर मैं इस प्रॉफिट करेक्टेड प्रॉफिट के हिसाब से प्लान बनाता तो मुझे सबके 12-12 वाउचर चेक करने थे, तो फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगा। क्यों? कल को कई मेरे से सवाल करेगा कि भैया तुमने ये 10-10 वाउचर क्यों चेक किए, ये प्रॉफिट के हिसाब से तो क्या आ रहा है, 12-12 वाउचर आ रहा है। मैं उसको बोलूँ कि भैया बीच में प्रॉफिट चेंज हो गया था, तो बोलेगा बीच में प्रॉफिट चेंज होकर के इतना था कि तुम्हें 20-20 करने चाहिए थे, तो भी तुम 10 में सेटिस्फाई हो जाओगे क्या? तो ये समस्याएं जब आने लगी तो उसका रास्ता ये निकाला गया है कि आप एक मेन मटीरियलिटी निकालो 5 लाख, पर जब आप अपना प्लान बना रहे हो चेकिंग का, तब क्या करो, तो 5 लाख है तो आप 4 लाख मान करके या 3.5 जितना भी आपको लगता है, थोड़ी सी कम लेवल को मान करके चलो, ताकि आपके थोड़े ज्यादा ही ज्यादा चेक करें वाउचर्स। आ रहा है समझ में? तो जब थोड़े थोड़े ज्यादा चेक होंगे तो क्या होगा, कल को अगर प्रॉफिट चेंज भी हुआ तो फिर भाई हमको अपना पूरा प्लान रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बोलो क्या ये क्लियर है? आ रहा है ये समझ में? ठीक है, तो इस कम वाले अमाउंट को क्या बोला जाता है बेटा? इस कम वाले अमाउंट को बोला जाता है परफॉर्मेंस मटेरियल। इस कम वाले अमाउंट को क्या बोला जाता है बेटा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। समझ आया आपको? ठीक है, तो बेटा हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी मटेरियल। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हो सकता है कि क्या ना हो, मटेरियल ना हो, पर कंबाइंड हो सकता है कि वो किससे एक्सीड कर जाए? ओवरऑल मटेरियलिटी से, है ना? क्लियर है? Hence, performance materiality is set at level lower than overall materiality to reduce the risk that the aggregate of uncorrected, undetected misstatements becomes material. तो हम बस क्या करते हैं, एक छोटा स्मॉल लेवल हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं, मटीरियलिटी से थोड़ा सा नीचे, और उसी को उसके बेस पे अपना पूरा प्लान करते हैं कि कल को थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब मेरा पॉइंट ये कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट चेकिंग नहीं करूंगा, थोड़ी सी ज्यादा करूंगा, ताकि प्रॉफिट प्रॉफिट चेंज हो जाए एंटिटी का, तो मेरा प्लान ना बिगड़े ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है ये, है ना? तो ऐसे 320 के हिसाब से परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। एक ऐसा अमाउंट जो कि मटीरियलिटी से कम लेवल पर सेट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, if applicable also refers to the amount set for specific classes of transactions, account balances or disclosures. बोलो क्लियर है? Determining materiality and performance materiality when planning the audit. Overall materiality, the auditor sets the materiality for the financial statement as a whole when formulating the overall audit strategy. ठीक है, तो प्लानिंग के समय मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो सेट कर लेते हैं। स्पेसिफिक मटीरियलिटी लेवल, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस या डिस्क्लोजर के लिए हम लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी सेट कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हम लोअर लेवल मटेरियलिटी सेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर में इंपॉर्टेंट है। आ रहा है सामने? ठीक है ना? तो ये जो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, समझ में आ रहा है? इससे हर एक जगह पर वो अपना फोकस जो है वो डिफरेंट कर सकता है। यानी जहां मान लो कि क्या है, छोटे छोटे अमाउंट भी महत्वपूर्ण है, जैसे पीएफ वगैरह का डिपॉजिट है, तो अब मैं उसको सैंपल बेसिस पे नहीं करूंगा, उसको मैं 100% चेक कर लूंगा कि एम्प्लॉय का पीएफ जो कलेक्ट हुआ वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं। 12 बार होना है मंथ में, मतलब साल में, तो 12 एंट्री चेक करनी है, तो उसको मैं सैंपल बेसिस पे ना करके उसको मैं 100% कर सकता हूँ। ऐसे अलग अलग चीजों को अपन डिसाइड कर सकते हैं। क्या ही क्लियर है? ठीक है, फिर क्या है? यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी एज अ होल। तो अब ये कह रहे हैं जब मटीरियलिटी आप डिसाइड करते हो तो
कैसे करते हो? तो प्रोफेशनल जजमेंट तो है, तो ठीक है, बट आप उसको एक परसेंटेज की तरह चूज करते हो। किसका परसेंटेज? या तो प्रॉफिट का, या तो असेट लायबिलिटी का, लोन का, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंसेस का। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ बेंचमार्क, ये पूरा डिस्कशन क्या है? बेंचमार्क। व्हाट इज बेंचमार्क? क्लियर है? ठीक है। तो डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर जो है वो बेंचमार्क पे परसेंटेज लगा करके मटेरियलिटी को डिसाइड करता है। किस चीज को वो बेंचमार्क चुनेगा? जिस चीज से यूजर को फर्क पड़ने वाला है, जैसे कि एसेट लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब फोकस ऑफ यूजर्स। विच आइटम्स यूजर्स एम्फेसाइज? प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेट एसेट। समझ में आ रहा है? जो भी यूजर को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, हर एंटिटी के हिसाब से बदल जाता है। जैसे गवर्नमेंट एंटिटी जो होती है उसमें प्रॉफिट मेन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई उसमें तो मोटिव ही सर्विस होता है ना। तो उसमें मिस स्टेटमेंट का क्राइटेरिया, जैसे बैंक बैंक में लोन अमाउंट हो सकता है, डिपॉजिट अमाउंट हो सकता है, तो उसका परसेंटेज जो है वो हम मटीरियलिटी के तौर पर तय करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से यूजर्स के लिए जो भी फोकस वाली चीज है उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है? बेंचमार्क सेट करते हैं। उस बेंचमार्क पे एक परसेंटेज लगाते हैं। चलो, नेचर एंड साइकिल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एंटिटी, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, ये सब देखते हैं अपन लोग कि डेट से फाइनेंस है, इक्विटी से फाइनेंस है। क्योंकि कई बार अगर डेट से फाइनेंस है तो डेट का परसेंटेज हम ले सकते हैं, उसको बेंचमार्क ले सकते हैं, है ना। अच्छा, बेंचमार्क कितना चेंज होता रहता है? पता चला बेंचमार्क ही हिल गया तो हमारी मटीरियलिटी हिलती जाएगी, तो ये हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो बेंचमार्क with large fluctuations might be less reliable in certain period, है ना। तो कॉमन बेंचमार्क क्या लेते हैं अपन? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेल्स, टोटल रेवेन्यू मतलब सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट, या टोटल एक्सपेंसेस, या नेट असेट्स। एंटिटी टाइप भी लिखा हुआ है कि कौन से टाइप की एंटिटी के लिए किस चीज को हम बेंचमार्क लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब चोजन बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। रिलेवेंट डेटा क्या लेते हैं? पिछले साल का। बेंचमार्क को सिलेक्ट करने से पहले अपन पिछले साल का देख लेते हैं, करंट ईयर का देख लेते हैं, सिचुएशन, बजट वगैरह देख लेते हैं, है ना। और एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। देखो पॉइंट समझना। जैसे मेरी एंटिटी है वो माल महंगा बेचती है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि भाई जब मैं बेंचमार्क चूज करूं प्रॉफिट, तो मैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करूं, माइनस करूं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इंडस्ट्री लेवल पर लेकर के आने के लिए। नहीं तो मेरी मटीरियलिटी क्या होगी? हायर साइड पर सिलेक्ट हो जाएगी। आप पॉइंट समझ रहे हो? हम मटीरियलिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं बेंचमार्क के बेसिस पर बेंचमार्क को हो सकता है थोड़े बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो आपने प्रॉफिट को बेंचमार्क लिया है, इस साल सडनली अर्थक्वेक आया, प्रॉफिट एकदम से डिप कर गया, तो तो आप इस बार का प्रॉफिट लोगे तो मटीरियलिटी हो सकता है बहुत ही लो आ जाए। नहीं आ रहा समझ में? तो अनयूजुअल चीजों को हम अलग कर देते हैं। इसलिए हम पिछले साल का, करंट ईयर का और बजट वगैरह सबको कंसिडर करने के बाद बेंचमार्क को प्रॉपरली चूज करते हैं। आ रहा है समझ में? और उस बेंचमार्क को पूरा एज इट इज लेना है या उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, फोर्थ पॉइंट, तो हम वो कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर हम उस बेंचमार्क पे एक परसेंटेज लगाते हैं, और वो जो अमाउंट आता है वो क्या होता है? हमारी मटीरियल। समझ में आ रहा है क्या ये? तो इफ करंट प्रॉफिट इज abnormally low or high, the auditor might use a normalized profit figure based on past result to determine materiality. ठीक है। फिर क्या है?
determining a percentage to be applied to a chosen benchmark. Exercise of professional judgment. The percentage used differ depending on the benchmark. A higher percentage typically applies to profit measures than revenue expense. मतलब अगर आप सेल्स पे लोगे तो लोअर परसेंटेज लोगे, प्रॉफिट पे लोगे तो हाई लोगे. इसलिए अपन लोग नॉर्मली बोलते हैं कि सेल्स पे 1%, प्रॉफिट पे 5%. ये आपकी क्या हो गई? मटीरियलिटी. ये लिखा हुआ है देखो, 5% ऑफ प्रॉफिट और 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू. अलग अलग जगह पर ज्यादा परसेंटेज ले सकते हो, कम ले सकते हो, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपने मटीरियलिटी किस बेसिस पे चुनी. देखो, मटीरियलिटी डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पर मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, पूरा का पूरा ऑडिट प्लान. है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है ना? चलो. इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हायर और लोअर परसेंटेजेस मे बी अप्रोप्रिएट. ठीक, यहां तक का रीड करो एक बार पूरा. कुछ भी डाउट है तो बता देना. ठीक है? और जितना भी डिस्कशन है ना, उसको पूरे ऑडिट से जरूर कनेक्ट करो. आ रहा है समझ में? अगर तुम उसको पूरे ऑडिट से कनेक्ट करोगे तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा ओवरऑल जो है. ठीक है, बड़े है ना? अब देखो, तो अब जैसे मैंने तुमको बताया कि एक मटेरियलिटी का लेवल हो गया ओवरऑल, है ना? इसी तरीके से तुम इंडिविजुअल अकाउंट
बैलेंसेस के लिए लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट कर सकते हो। तो भाई मैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 5 लाख से ऊपर की मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, और एक इंडिविजुअल लेजर में 20,000 से ऊपर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल अकाउंट लेवल मटेरियलिटी। ठीक है ना। समटाइम्स स्मॉलर मिस स्टेटमेंट्स, है ना, कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। तो मेरा बेस देखो क्या चल रहा है, देखो समझ लो। यूजर बोल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, 1 करोड़ दिख रहा है, 99 लाख है एक्चुअल में, चलो 1 लाख का चलता है। समझ रहे हैं? अरे ये कैश में क्यों है 10,000 का डिफरेंस। देखो मैं दो बातें बता रहा हूँ, एक कि उसको 1 लाख से भी फर्क नहीं पड़ रहा, एक उसको 10,000 से भी क्या पड़ जा रहा है, फर्क। और यही चीज किसको कंसिडर करनी है, ऑडिटर को, वाइल डिसाइडिंग व्हाट मटीरियलिटी। कि भैया देखो यूजर को कैश में तो 10,000 से भी फर्क पड़ जाएगा, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 लाख से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है डिफरेंट मटीरियलिटी। इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर मेरी गलती का पैरामीटर अलग है, और ओवरऑल जो है वो अलग है। क्लियर है ना। इंडिकेटर्स ऑफ पर्टिकुलर सेंसिटिविटी। ठीक है ना। तो कौन सी चीजें ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, मतलब एक तो ओवरऑल हो गया, जिसका कोई नहीं उसका तो ओवरऑल मटीरियलिटी है। तो अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट वाला है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, अगर आपको अकाउंटिंग या वैसे थोड़ा सा पता है तो आप ये जानते हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन। बताओ। हम्म, है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन। तो यहां मैं अमाउंट से मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे हो सकता है, बहुत सारे अमाउंट मिल करके गड़बड़ कर दे। तो रिलेटेड पार्टी को मैं थोड़ा सा ज्यादा ही चेक करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो उसके नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो उसकी मटीरियलिटी के वैसे हिसाब से नहीं निकलते, है ना। ठीक है। तो सर्टेन डिस्क्लोजर आरपीटी और मे बी मैंडेटेड बाय लॉ, और इस कारण से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अकाउंट्स की मटीरियलिटी हो सकता है कि काफी लो रहे। ठीक बात है। दूसरा, की इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स, जैसे कि फार्मा में आर एंड डी का अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो फार्मा इंडस्ट्री का मैं ऑडिट करता हूँ, तो इसका आर एंड डी सिंस एक बहुत ऑफिशियल फिगर है, लीगल रिक्वायरमेंट है। तो जब मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो मुझे नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा लगे। मैं उसमें जनरेट जो बाकी सबकी मटीरियलिटी रख रहा हूँ, मैं आर एंड डी की नहीं रख सकता। फार्मा में मैं किसी भी और एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं आर एंड डी को एक नॉर्मल एक्सपेंस मान करके चेक करूंगा। तो जैसे उसके 10 वाउचर चेक करने 10 हो जाएंगे। जब मैं फार्मा में कर रहा हूँ तो उसके 20 चेक करने पड़ेंगे। कैसे तय होगा कि 20 चेक हो? उसका मटीरियलिटी लेवल लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फार्मा में आर एंड डी का मटीरियलिटी लेवल कम है, तो नंबर ऑफ वाउचर ज्यादा चेक होगा। आपको आप रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। ऐसे ही स्पेशल फोकस आइटम, न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस है या अनदर स्पेसिफिक सेगमेंट है जो यूजर्स जिस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहां मेरी मटीरियलिटी का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। तो मटीरियलिटी किस पे तय होती है? बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है? फॉर एग्जांपल प्रॉफिट। तो मेरी मटीरियलिटी है 5% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है 5 लाख, तो मेरी मटीरियलिटी कितनी होगी? 25 लाख। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। या चल, प्रॉफिट है 1 करोड़। प्रॉफिट 1 करोड़ है तो मेरी मटीरियलिटी क्या होगी? 5 लाख। ये क्लियर है? अब जब मैं चेकिंग कर रहा था तो बोगस सेल्स निकली, सेल्स मैंने चेंज कराई, 20 लाख से सेल्स चेंज हो गई, तो सेल आ गई कितने पे? मतलब तो नहीं, 20 नहीं, ज्यादा हो गया। ठीक है, 2 लाख की सेल, नहीं ठीक है, 20 लाख की सेल मैंने रिवर्स कराई, तो प्रॉफिट मेरा 1 करोड़ से कितना होगी? 80 लाख। ये बहुत हैवी ले लिया मैंने, लेकिन ठीक है चलो। प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख, 1 करोड़ से 80 लाख। समझ में आया कि नहीं आया?
क्योंकि सेल्स फोकस रिकॉर्ड करती है, सेल्स थोड़ा ही जैसी, तो प्रॉफिट 80 पे आ गया। अब प्रॉफिट 80 पे आ गया तो मटीरियलिटी तो 4 लाख होनी चाहिए थी, फिर तो उनको 5 लाख के हिसाब से करेंगे। इसलिए हम लोग क्या तय करते हैं, वेरी गुड, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग पहले से ही 4 लाख लेकर के चल रहे होंगे, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हुआ, दोबारा चेक नहीं करना पड़ा, समझ में आ रहा है? बट रेयर सर्कमस्टेंसेस में, अगर मान लो कि क्या होता है, पूरी बड़ी उठापटक हो जाती है अकाउंट की, तो फिर तो बेटा फिर हो सकता है कि आपको दोबारा भी करना पड़ जाए। बहुत रेयर केस है, लाखों में एक केस हो सकता है। आ रहा है समझ? क्लियर है ना? मतलब बड़े बड़े एंटिटी में ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जैसे यही है कि परसों जो इंडस बैंक का है, मैंने बताया ना, तुम आ गए थे तब तक, इंडस बैंक का मैंने बताया था, है ना? तो आ रहा है समझ, 1577 करोड़, ठीक है ना? अब वैसे देखा जाए तो एक इंडिविजुअल के लेवल से देखो तो 1577 करोड़, 1577 करोड़ का मिसमैच है। आ रहा है समझ? चलो, तो ये हो गया है ना, रिवीजन। तो कब रिवाइज रिवाइज करेंगे, व्हेन टू रिवाइज मटीरियलिटी, अगर नए सर्कमस्टेंसेस आ गए, जैसे एंटिटी ने अपना अगर मेजर पार्ट किसका डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बिजनेस का। देखो एक चीज समझना, हमारा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होता है, किस चीज का, गोइंग कंसर्न। पूरी अकाउंटिंग उस पर बेस्ड रहती है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, तभी तो हम असेट को फिक्स एसेट और करंट एसेट में बाइफरकेट कर रहे हैं। हम किसी चीज को फिक्स एसेट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस आगे चलेगा। बट अगर गोइंग कंसर्न नहीं है किसी एंटिटी का, तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पर एक पूरा स्टैंडर्ड है 570, ठीक है ना? ऐसे 570 है गोइंग कंसर्न पर, और वो पूरा डिफाइन करता है किस चीज को, कि आप गोइंग कंसर्न कैसे चेक करेंगे, और गोइंग कंसर्न कितना बड़ा मैटर है, और पूरा वैल्यूएशन वगैरह चेंज हो सकता है बैलेंस शीट वगैरह के। तो ये जो लाइन लिखी है कि अगर नए सर्कमस्टेंसेस राइज हुए, जैसे इसमें जो एग्जांपल लिखा है मेजर डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो क्या बिजनेस तो नहीं बंद करने वाले है समझ? मेजर डिस्पोजल है तो मतलब क्या होने वाला है, बिजनेस गोइंग कंसर्न लफड़ा में पड़ने वाला है। इफ द ऑडिटर डिस्कवर्स न्यू इंफॉर्मेशन और गेन्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, आ रहा है समझ? If auditor discovers new information or gains a deeper understanding of the entity, ठीक है? मतलब जब वो ऑडिट कर रहा था तो उसको एक नई बात पता चली, और अब उसको लगता है कि अरे यार इस एंटिटी का तो ऑडिट गहराई से चेक होना चाहिए, मटीरियलिटी रिवाइज कर देगा। अगर फाइनेंशियल एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफर कर जाए, क्योंकि हमारा तो बेंचमार्क हिल जाएगा, तो बेंचमार्क थोड़ा मोड़ा हिले तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी संभाल लेगी, ज्यादा ही चेंज हो गया तो फिर तो रिवीजन करना पड़ जाएगा। लोअर मटीरियलिटी से क्या होगा, फिर ऑडिटर फर्दर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भी लोअर कर ले, और पूरा एनटी जो है वो रिवाइज कर ले या देख ले कि स्टिल अप्रोप्रिएट है या नहीं। क्लियर है? रीड करो पूरा, काफी कॉन्सेप्चुअल है ये पर्टिकुलर टॉपिक। आ रहा है समझ में? तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, मतलब, ठीक है।
हम्म। हो गया। डॉक्यूमेंटिंग। देखो बेटा, डॉक्यूमेंटिंग जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? आ रहा है समझ में? आप कितनी ही भारी चेकिंग कर लो, पर अगर आपने उसको देखो, ऑडिटर का काम ऐसे नहीं चेक होता कि ऑर्डर ऑडिट करके आया और फिर एग्जाम दे रहा है कि हाँ देखो मैंने ऐसे ऐसे ऑडिट किया। समझ में आ रहा है? ये वर्क पेपर ना, ये 7 साल तक आपको संभाल करके रखने पड़ते हैं। अब 7 साल तक अगर आपने संभाल करके रखे हैं, 5 साल बाद कोई आएगा, या 4 महीने बाद का कुछ याद नहीं रहता आपको। समझ में आ रहा है? तो 5 साल बाद कैसे याद रहेगा यार किस ऑडिट में क्या किया था? अरे सर, मेन मेन हाइलाइट्स याद रहेंगी। हाँ? कंपनी रहती है। नहीं नहीं, साबित किसको करना है? Auditors को। तो किसकी जिम्मेदारी है? मतलब अगर कंपनी पे दे, कंपनी ना रखे तो, और कंपनी कैसे रखी? समझो, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? कंपनी के रिकॉर्ड्स की वैसे बात नहीं कर रहे, तुम तो अपना अकाउंट बना ही रही है ना। मैं इस बात का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मैंने कैसे मटेरियलिटी सिलेक्ट करी, मैंने कैसा प्लान बनाया, मैंने क्या प्लान बनाया, किसने चेक किया, कब चेक किया, कितना चेक किया, कैसे चेक किया।
आ रहा है समझ में? ये सब क्या होगा, ये सब मुझे पूरा बनाना पड़ेगा। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि हर ऑडिट की ऐसी स्टोरी मेरे पास होनी चाहिए पूरी, सबूतों के साथ, कि अगर कोई मेरे से पूछे कि तुमने कैसे किया, तो मैं एकदम डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इवन अगर कोई मुझसे 5 साल बाद पूछ रहा है, इनको बोलते हैं वर्क पेपर्स। डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको बोलते हैं वर्क पेपर्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है ना कि फ्रॉड उसी समय डिटेक्ट हो। देखो जैसे 1 अप्रैल 2024 का है, 1577 करोड़ का है। अब इसका ऑडिटर कौन है? ये देखो, देखो मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है ऑडिटर ऑफ 10.5 लाख कंपनीज में से इंडिया में। वो खुद ही लिख के दे रहा है, इंडसइंड बैंक। समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक टाइप नहीं किया है, बट ऑप्शन में ऑलमोस्ट वही है, बस एक रिलायंस का और ऑप्शन है ना, क्योंकि बहुत लोगों ने सर्च किया होगा ये। ठीक है, तो ये देखो, है ना, तो ये अभी 2-3 रातों से सोए नहीं होंगे, आराम से होंगे। ठीक है ना? ओहो, चौकसी एंड चौकसी वो ऑडिटर हैं जो डेलॉइट की एज ए फर्म भी ऑडिट करते हैं। आ रहा है समझ में? और या तो रिलायंस का, ऐसा कुछ है। ठीक है ना? तो अब इनको अपने डॉक्यूमेंटेशन से ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी नजर में 15 से 70 करोड़ का डिफरेंस मैच क्यों नहीं हुआ। आ रहा है सामने? ठीक है, ये देखो, ये तुम समझो, ये इतना लाइव है कि ये परसों पता चला है। हम लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं और ये परसों की खबर है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आ रहा है समझ में कि कैसे ऑडिटर पे बात आती है? समझ में आ रहा है क्या क्या होता है? देखो उसके शेयर मार्केट में उसका अच्छा खासा एकदम क्रैक आया। समझ में आ रहा है? अब इतनी बड़ी कंपनी है तो 15 से 70 करोड़ इज नथिंग, मतलब बहुत कम है। समझ में आ रहा है सब्सटैंशियल, पर बड़ी बात है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुछ गड़बड़ पता लगती है, तो एकदम से सब लोग हाथ खींच लेते कि भैया क्या पता क्या है, क्या पता कितना बड़ा फ्रॉड। और चीजें भी हैं क्या जो नहीं पता है? जब तक रिलैक्स नहीं होता, तब तक तो समझो कि भाई खराब ही रहने वाली है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अब ये वो करने ही नहीं दे रहा, है ना, ये रिपोर्ट नहीं करने दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। चलो ठीक है, मतलब देख लेंगे, है ना, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। पॉइंट ये कि अब ऑडिटर को अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन, अभी बैठ करके वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं। हफ्ते 2 हफ्ते जितना भी लगेगा उनको, क्योंकि सबसे पहला सवाल जाएगा ऑडिटर के पास, हाँ भाई ये जो डिफरेंस निकला है, ये तुमने कैसे चेक किया? आ रहा है समझ में? अब इमोशनली तो लोग बहुत सारे क्या करने लगते हैं कि अरे ये तो कोई मतलब का ही नहीं है ऑडिटर। बट सही तरीका क्या है कि हम सवाल करेंगे, हाँ भाई आपने कैसे चेक किया, थोड़ा सा बताएं। आ रहा है समझ में? मतलब कोर्ट में या प्रॉपर जो कार्यवाही होती है वो किस सीक्वेंस में होती है। ठीक है, अच्छा, मान लो आपने तो सब चेक किया, बट अगर इसमें ये गड़बड़ है तो आपको ये चेक करना चाहिए था। अगर ऐसा निकल गया तो भी वो ऑडिटर क्या रहेगा? गिल्टी। इसमें मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक भी वो है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। समझ में आ रहा है? लेकिन
ऑडिटर नहीं ढूंढ पाया, ये क्लियर नेग्लिजेंस का केस हो सकता है कि बन जाए अगर ऐसा होता है। क्योंकि कौन सी ब्रांच से हुआ है, फिर वो ब्रांच का ऑडिटर अलग होगा, समझ रहे, वहाँ के ऑपरेशन अलग होंगे। अगर हेड ऑफिस से हुआ है, अगर इसकी परमिशंस में बाईपास हुआ है कुछ, तो वो देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आमतौर पर बैंकों में जो समस्याएं आती हैं वो लोन को लेकर के आती है, ये अलग समस्या है। तो डॉक्यूमेंट कर लेंगे मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, अलग अलग लेवल, अगर हमने अलग अलग लेवल पर अलग अलग मटीरियलिटी नोट कर रखी है तो वो ठीक है। और कोई अगर कोई रिवीजन हुआ तो वो ये चार चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी। ये चार चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी बेटा, डॉक्यूमेंट। क्या है, क्लियर है? ठीक है ये क्लियर? याद रखना डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी अलग से पूछते हैं। ठीक, अब मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क कैसे रिलेटेड है? अगर ऑडिट रिस्क कम होगा तो मटीरियलिटी हाई है तो ऑडिट रिस्क कम होगा, मटीरियलिटी लो है तो ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मटीरियलिटी ज्यादा है मतलब कि आप छोड़ सकते हो ना, ज्यादा गलती सह सकते हो। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ज्यादा मटीरियलिटी होगी तो ऑडिट रिस्क कम होगा, है ना। मटीरियलिटी प्लानिंग परफॉर्मिंग में यूज होती है, और जितने भी मिस स्टेटमेंट मिलते हैं वहां पर उनको इवेल्युएट करने के लिए। अफेक्ट्स द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर का ओपिनियन गड़बड़ हो जाए। ऑडिट रिस्क मतलब क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन मिस, है ना। ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक कम करने के लिए ऑडिटर को खूब सारे एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना। इंटरैक्शन ऑफ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट। की पॉइंट्स टू नोट, risk assessment, identifying and assessing the risk of material misstatement, audit procedures। ये इन तीन जगहों पर रिस्क असेसमेंट के समय, प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय, और मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते समय, इन सब समय पे क्या करेंगे हम, मटीरियलिटी को कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये? देखो इसको ना एक्चुअली में ना मैंने थोड़ा मतलब पहले से मैं पढ़ाता था और अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने एक चेंज किया है, समझ रहे। पहले जब मैं पढ़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था तो वो इंटरेस्टिंग बहुत था, कि कोई बच्चा है जो बहुत उसको मजा आ रहा है सुनने में कि हाँ यार मटीरियलिटी क्या होता है, एक्चुअल केसेस हमने डिस्कस कर ली और वो सारा कुछ, तो उसमें बहुत अच्छा लगता था, टाइम भी अच्छा कंज्यूम होता था उसमें। लेकिन ना बच्चा क्वेश्चन आंसर रेडी नहीं होगा, आपको पूरा ऑडिट जो है ना वो फाइनल में भी है, आ रहा है समझ। और प्रैक्टिकली जब करने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप कर ही लोगे, और मैं जितना बता भी दूं वो सब भूल वैसे भी जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसका पैटर्न ये रखा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो कंटेंट से ही बता रहा हूँ, जिससे क्या होता है और ये कंटेंट इस तरीके से फ्रेम्ड है
कि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आएंगे। मतलब पहले क्या होता था कि भाई पढ़ाई करी, उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन सेपरेट करनी पड़ेगी। इसमें आप इसको ही रीड करते जाएंगे ना, तो आपकी क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रिपरेशन जो है वो मतलब साथ के साथ आपका होता जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये जो है ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन अप्रोच को इसमें इंड्यूस किया है। इसके कारण एक डिफरेंस आता है कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है, लेकिन फ्रूटफुल बहुत रहता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि नॉलेज में कमी नहीं है, पर इंटरेस्टिंग में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना? बट एग्जाम के लिए अल्टीमेटली फिर बाद में परेशान होना, इससे अच्छा जब पढ़ रहे हैं उसी समय पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपन लोग पढ़ते चले। क्लियर है ना? इसको मीनिंग वाइज समझते चलना, क्योंकि अगर मीनिंग वाइज समझते चलोगे तो एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट टू द पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू आंसर मतलब वेरी इजीली। क्लियर है? चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी होली के बाद चालू करेंगे, ठीक है ना? आज शाम को होलिका दहन है ना, तो कल तो खेलने वाली होली, तो फिर तो कल तो अपन रुक नहीं पाएंगे। फिर कल तो पेट्रोल पंप भी बंद रहेगा, कल और परसों 2 दिन, ठीक है? तो अपन उसके अगले दिन करते हैं, या फिर उसके अगले दिन, नहीं नहीं, 16 को संडे, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी, और फिर संडे, तो फिर अपन लोग सीधे मिलते हैं मंडे। ठीक बात है ना? चलो चलो, ये है कि एक टॉपिक पूरा अपना खत्म हो गया। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स आप लोग डेली लिख करके लाओ और मुझे दिखाओ। अभी स्टार्ट किससे करो? अभी स्टार्ट करो जो इसके वो है, इसके टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सब है ना, उससे स्टार्ट कर लो, ठीक है? बाकी फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रॉपर, ठीक?